बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 4-5 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि एक ही क्वेश्चंस में आ सकते हैं। लाइक कैश बुक है, जर्नल है, सेल्स डे बुक है, परचेजेस डे बुक है, रिटर्न इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स डे बुक्स हैं। और उसके बाद अगर हम परचेजेस डे बुक, इनवर्ड्स डे बुक, आउटवर्ड्स डे बुक और सेल्स डे बुक बनाएंगे तो उनके जर्नल लेजर्स भी हम बनाएंगे इसमें। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हम यू आर टू ओपन द बुक्स ऑफ एफ पोक अ ट्रेडर via journal to record the assets and liabilities and are then to record the daily transaction for the month of May. A trial balance is to be extracted as on 31st May 2013. अब ये 2013 में कुछ उसने एसेट्स और इसके लाइबिलिटीज़ दी गई हैं जो कि May 1 में है 2013 में। ये ऊपर एसेट्स हैं और नीचे लाइबिलिटीज़ हैं। एसेट्स में है प्रेमिसेस, वैन, फिक्चर, इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। और लाइबिलिटीज़ में अकाउंट्स पेएबल हैं और आगे उसकी ट्रांजैक्शन है जैसे वेजेस हैं और उसमें फिर गुड्स बाय की हुई हैं, सेल की हुई है, मोटर एक्सपेंस हैं और कैश ड्राइंग्स हैं। उसके बाद फिर सेलिंग है और रिटर्न्स हैं और उसमें बाय किया हुआ है और उसमें फिर पेमेंट पोक को की हुई है उसके कस्टमर्स ने जिसमें 5% डिस्काउंट है। रिटर्न की हुई है पोक ने, रिटर्न आउटवर्ड्स उसको कहते हैं। रिटर्न गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट परचेजिंग की हुई है और फिर इसने पोक ने उनको अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की हुई है सप्लायर्स को। और सैलरीज़ हैं, बिजनेस रेट्स, एक्सपेंस हैं और किया हुआ है एबल मोटर्स को पे किया हुआ है, वैन परचेज़ की थी। आइए हम देखते हैं वन बाय वन ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हम इसको कैसे जर्नल बनाएंगे, कैश बुक बनाएंगे, सेल्स डे बुक, परचेजेस डे बुक, रिटर्न इनवर्ड्स आउटवर्ड डे बुक और उनके जर्नल लेजर्स। सबसे पहले हम देखते हैं जर्नल को। जर्नल कैसे बनाएंगे, ये हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दी गई हैं। इसको हम एसेट्स के अकाउंट्स को, एसेट्स के बैलेंसेस को डेबिट में लिखेंगे जर्नल के, क्योंकि एसेट्स और एक्सपेंस के बैलेंसेस ये डेबिट होते हैं और लाइबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं। आइए हम एसेट्स को डेबिट में लिखेंगे। जैसे हमारे पास प्रेमिसेस एसेट है 34,000 और उसके बाद वैन है हमारे पास 5,125 और उसके बाद है फिक्चर्स हैं। फिक्चर्स हमारे पास है 810। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री हमारे पास है 6,390 और उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल्स हैं जिसमें पी मुलन है। सबसे पहले अकाउंट्स रिसीवेबल में पी मुलन है 140 और उसके बाद है एफ लेन जो कि कस्टमर है, अकाउंट्स रिसीवेबल है 310। ये अकाउंट्स रिसीवेबल भी हमारा एसेट होता है। और उसके बाद कैश एट बैंक है, ये भी हमारा एसेट है। कैश एट बैंक है 6,240। उसके बाद एक कैश इन हैंड है हमारा 560। उसके बाद लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं जिसमें अकाउंट्स पेएबल है। एस वुड सप्लायर है जिसको अकाउंट्स पेएबल भी कहते हैं। अकाउंट्स पेएबल ये लाइबिलिटी होती है हमारी, करंट लाइबिलिटी। एस वुड है 215। उसके बाद जे ब्राउन है 640। अब हम देखते हैं कि इसमें डेबिट और क्रेडिट को हम टोटल कर लेंगे। अब जब हम डेबिट को टोटल करते हैं तो हमारे पास 53,575 आता है, जबकि हम अगर क्रेडिट को टोटल करते हैं वो हमें आता है हमारे पास 855 समथिंग 55। और हम दोनों में जो कि हमारा पास डेबिट ज़्यादा हो रहा है, हम डेबिट को ही दोनों तरफ लिख देंगे। जैसे ये हमने फिर लिख दिया डेबिट, क्रेडिट साइड पे भी डेबिट की अमाउंट को ही, टोटल अमाउंट को लिख दिया। अब जितनी रिमेनिंग अमाउंट होगी, बैलेंसिंग अमाउंट मींस कि जो क्रेडिट में कम अमाउंट होगी वो हमारा कैपिटल होगा। जैसे ये देखिए हमारे पास कैपिटल है 52,720। इसमें इतना और क्रेडिट साइड पे ऐड करें तो हमारे पास 53,575 जो कि डेबिट के इक्वल होता है। अब ये जो बैलेंसिंग अमाउंट है दिस विल बी कॉल्ड कैपिटल। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, ये ट्रांजैक्शन आ जाती है पेड स्टोरेज कॉस्ट बाय चेक। अब स्टोरेज कॉस्ट को हमने पे किया है चेक के ज़रिए, तो ये हमारे पास कैश बुक में जाएगी। कैश बुक में चूँकि हम जो पेमेंट करते हैं वो क्रेडिट करते हैं, जो रिसीट करते हैं कैश और बैंक
अगर चेक रिसीव करें तो डेबिट साइड पे, अगर कैश रिसीव करेंगे वो भी डेबिट साइड पे दोनों को, और अगर चेक से पेमेंट करें वो क्रेडिट होगा, क्रेडिट के साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और कैश से पेमेंट करेंगे वो भी क्रेडिट साइड के क्रेडिट कॉलम में। आइए देखते हैं कि कैश बुक की फॉर्मेट क्या है जिसमें हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारे पास कैश बुक का फॉर्मेट है, इसमें रिसीट साइड डेबिट साइड को कहते हैं, मींस लेफ़्ट साइड, और राइट साइड को पेमेंट साइड भी कहते हैं, क्रेडिट साइड। और इसमें थ्री कॉलम्स हैं, डिस्काउंट कैश बैंक और डिस्काउंट कैश बैंक, दोनों तरफ एक ही अकाउंट्स हैं, मींस के एक ही कॉलम्स हैं। अगर क्रेडिट साइड पे हम उन पेमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे और डेबिट साइड पे रिसीट्स को रिकॉर्ड करेंगे। अब हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जो स्टोरेज कॉस्ट हमने की है। अब चूँकि हम कैश बुक बनाने लगे, हमारे पास एसेट्स में कैश एट बैंक और कैश इन हैंड का बैलेंस भी था। जैसे ये आप देख रहे हैं हमारे पास है, कैश एट बैंक का बैलेंस कितना है 6240, कैश इन हैंड का है 560। इसको हम ये देखिए डेबिट करेंगे क्योंकि ये दोनों फेवरेबल बैलेंस है, मीन पॉजिटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंसेस हैं। तो अगर डेबिट लिखा हो या ना लिखा हो वो डेबिट ही होता है। अगर क्रेडिट लिखा हो देन होगा पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। अगर नेगेटिव बैलेंस हो, ओवरड्राफ्ट जिसको कहते हैं बैंक का, कैश का ओवरड्राफ्ट नहीं होता, या ज़ीरो होता है या पॉजिटिव होता है। अब ये दोनों, अब ये स्टोरेज कॉस्ट को हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। ये देखिए यहाँ पे हम जैसे चेक के ज़रिए पेमेंट किया है तो बैंक कॉलम में किया है हमने स्टोरेज कॉस्ट, पर्टिकुलर में स्टोरेज कॉस्ट किया क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट हमने पे की है। ये डेबिट होगी, बैंक क्रेडिट होगा। तो नेक्स्ट में क्या है, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम एस हुड, डी मेन, डब्ल्यू टोन, आर फुट, ये इनकी नेम्स हैं जो हमारे करेक्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, जिनको अकाउंट्स रिसीवेबल भी कहते हैं, सॉरी अकाउंट्स पेएबल भी कहते हैं। इनको हम रिकॉर्ड करेंगे वन बाय वन परचेजेस डे बुक में, क्योंकि हमने गुड्स परचेज़ किए हैं, बाय किए हैं। तो हमारे पास परचेजेस डे बुक बनेगी जिसका फॉर्मेट ये होगा, डेट, सप्लायर, देन इनवॉइस नंबर, फोलियो। अगर आप लिखना चाहें इसमें प्रैक्टिकली लाइफ में हम लिखते हैं इनवॉइस नंबर, फोलियो, और देन अमाउंट होती है। आप यहाँ पे 3 कॉलम सिर्फ बना सकते हैं, डेट, सप्लायर और अमाउंट का। इसमें सबसे पहले एस वुड है 145, ऐसे हम लिख देंगे सिंपली 2013 May to, एस वुड है 145। और उसके बाद डी मेन है, डी मेन की अमाउंट है 206, और उसके बाद है डब्ल्यू टोन 96। ये हमारे पास डब्ल्यू टोन आ गया 96 का, इसकी अमाउंट है, इससे हमने परचेजिंग की 96 की। उसके बाद है आर फुट से हमने परचेजिंग की 66 की, और ये हमारे पास 66 आर फुट आ गया। उसके बाद है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने सेल की है गुड्स को, किन किन को किया, जे विल्सन को, टी कोल को, एफ साइम को, जे एलन, पी वाइट एंड एफ लेन। इनको हम वन बाय वन सेल्स डे बुक में लेके जाएंगे क्योंकि हमने सेलिंग की है इनको। ये हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे डेटर्स हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल हैं, इनको जो मर्ज़ी कह सकते हैं आप, अकाउंट्स रिसीवेबल भी कह सकते हैं, डेटर्स भी कह सकते हैं, कस्टमर्स भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसको सेल्स डे बुक में करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या है। और ये सेल्स डे बुक का फॉर्मेट सेम है, डेट आएगा कॉलम एक कस्टमर्स का, उसमें सप्लायर का आता था परचेजेस डे बुक में, यहाँ कस्टमर्स का आएगा क्योंकि हम कस्टमर्स को सेल करते हैं। उसके बाद सेम है इनवॉइस नंबर, फोलियो और अमाउंट, ये सेम कॉलम है। इनवॉइस नंबर और फोलियो अगर आप बनाना चाहते हैं बना लें, लेकिन यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। आप 3 कॉलम बना लें, डेट, कस्टमर और अमाउंट का। अब हम सबसे पहले जे विल्सन को हमने सेल्स किया, जे विल्सन है 112, तो हमने 112 अमाउंट में लिख दिया, जे विल्सन का नाम लिख के कस्टमर का, और डेट डाल दी साथ इसकी। और टी कोल है 164, और यहाँ पे आप देखें टी कोल 164 है। उसके बाद है एफ साइम 208, 208 है हमारे पास एफ साइम, और ये देखिए हमारे पास एफ साइम है 208, अमाउंट इसकी है इसको हमने ऑन क्रेडिट सेल की। अब हमेशा याद रखें कि सेल्स डे बुक में वही रिकॉर्ड करेंगे हम सेल्स जो ऑन क्रेडिट होगी, और परचेजेस डे बुक में वही हम परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे जो परचेजेस ऑन क्रेडिट होगी। क्लियर। इसके बाद जे एल एन है हमारे पास 91, इसको हमने ऑन क्रेडिट सेल्स की है, ये देखिए जे एल एन है 91। उसके बाद है पी वाइट, इसको हमने क्रेडिट सेल किया है 242।
PY 242, उसके बाद है F लेन 90, F लेन है 90, इसको हमने ऑन क्रेडिट सेल की है, क्योंकि ऑन क्रेडिट सेल्स ही सिर्फ सेल्स डे बुक में जाती है, कैश सेल्स इसमें सेल्स डे बुक में नहीं आती, वो कैश सेल जाती है कैश बुक में, या हम चेक से चेक रिसीव करके सेल्स करें वो भी, और या कैश रिसीव करके करें वो भी कैश बुक में ही जाएगी। यहाँ सिर्फ सेल्स डे बुक में ऑन क्रेडिट सेल्स ही आएगी। इसके बाद है 4 मई को एंट्री है पेड फॉर मोटर एक्सपेंस इन कैश 60। अब ये पे किया हमने, यहाँ पे आ जाएं, जैसे हमने पे किया तो पेमेंट साइड पे आएगा, क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट साइड पे हमने रिकॉर्ड किया है कैश को। और किस लिए पे किया है, ये क्रेडिट क्यों है, मोटर एक्सपेंस हमने पे किया है। उसके बाद है कैश ड्राइंग्स बाय प्रोप्राइटर 150 मीन, प्रोप्राइटर मीन ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जो ड्राइंग्स उसको कहते हैं जो पर्सनल यूज़ के लिए कुछ कैश या चेक लिया जाए बिजनेस में से, या परचेजेस जिसको इन्वेंट्री कहते हैं, इन्वेंट्री ली जाए। यहाँ पे कैश है चूँकि, तो कैश क्रेडिट होगा, ड्राइंग्स डेबिट होगी। यहाँ पे देखें, जैसे हम इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि कैश डिक्रीज़ हुआ है, ये क्रेडिट होगा। और किस लिए डिक्रीज़ हुआ है, चूँकि ड्राइंग्स की है, पर्सनल यूज़ के लिए ओनर ने अमाउंट ली है ये। उसके बाद हमारे पास है 9 मई को गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू टी कोल 68 पाउंड्स, और जे फॉक्स है 131। इनको हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स डे बुक में, क्योंकि ऑन क्रेडिट सेल्स हम सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं। टी कोल को हमने 68 की क्रेडिट सेल्स की है, और जे फॉक्स को हमने क्रेडिट सेल्स की है 131 की, और हम जे फॉक्स को हम सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ऑन क्रेडिट सेल्स हमने इसको की है 131। उसके बाद है गुड्स टर्न टू पोक, मीन टू पोक जो है वो चूँकि ओनर है उसको रिटर्न किए हैं गुड्स, चूँकि सेल्स की थी उसने, किसी कस्टमर्स ने उसको सेल्स टर्न की है, तो इसने सेल्स की हुई थी वो रिटर्न आई है, तो सेल्स टर्न होंगी ये, इसको रिटर्न इनवर्ड्स कहते हैं, जे विल्सन और एफ साइन। अब रिटर्न इनवर्ड्स डे बुक बनेगी हमारे पास। अब देखिए रिटर्न इनवर्ड्स डे बुक कैसे बनाएंगे हम, डेट कस्टमर्स जिन्होंने हमें रिटर्न किए हैं गुड्स रिटर्न इनवर्ड्स डे बुक में, और नोट नंबर, मीन जब हम किसी को रिटर्न करते हैं या किसी से रिटर्न लेते हैं तो उसका एक नोट होता है और नोट करते हैं, तो नोट लिखते हैं उस पर। जब डेटर रिटर्न करके नोट कोई साथ दे उसको डेबिट नोट कहते हैं, जब क्रेडिटर किसी अपने कस्टमर को भेजे तो उसको हम क्रेडिट नोट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नोट नंबर ही सिर्फ लिखेंगे, फोलियो कॉलम वैसे ही होता है इसमें, यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होता है, और वहाँ पे यहाँ पे अमाउंट, ये 3 अमाउंट कॉलम आप बना सकते हैं 5 की बजाय, डेट कस्टमर और अमाउंट का। अब रिटर्न इनवर्ड्स का ये फॉर्मेट है, इसमें हम रिकॉर्डिंग करेंगे दोनों कस्टमर्स की जिन्होंने हमें रिटर्न की है गुड्स पोक को। यहाँ जे विल्सन की कितनी अमाउंट थी 32, और वो इसकी डेट थी 11 मई 2013। उसके बाद एफ साइम ने 48 की है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे रिटर्न इनवर्ड्स डे बुक में। और उसके बाद है बॉट अनदर वैन ऑन क्रेडिट फ्रॉम एबल मोटर्स लिमिटेड 4850। वैन अनदर वैन क्यों कहा गया है ऑन क्रेडिट फ्रॉम एबल मोटर्स, एबल मोटर्स से एक और वैन परचेज़ किया, क्योंकि ऑलरेडी एक वैन पोक के पास थी, उसने एक और वैन परचेज़ की है 4850 पाउंड्स की। अब वैन पहले कितने की थी ये देखें, यहाँ पे हम अगर हम देख रहे हैं एसेट्स में देखा था वैन 5125 की पहले से ऑलरेडी है इसके पास, और एबल मोटर से और परचेज़ की है 4800 एंड समथिंग की। अब इसमें देखेंगे हम जो हमारे पास पहले से वैन थी उसको भी हम इसको बैलेंस के तौर पर लिखेंगे। ये देखें यहाँ पे बैलेंस जो भी हमारे एसेट्स में दिया गया है फर्स्ट में वाले 5125 बैलेंस BD एज ए लिख लेंगे फर्स्ट में की, और जो हमने एबल मोटर्स वालों से परचेज़ किया 4850 की उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट करेंगे क्योंकि ये एसेट है, और एसेट इंक्रीज़ होकर डेबिट होता है, एबल मोटर्स क्रेडिट होंगे। एबल मोटर्स को हम यहाँ पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे 14 मई। उसके बाद एबल मोटर्स का भी अकाउंट बनेगा, ज़ाहिर है हमने उनसे परचेज़ किया है ऑन क्रेडिट,
ये हमारा सप्लायर है, इसको हम सप्लायर भी क्रेडिटर्स कह सकते हैं। अकाउंट्स पेएबल, इनको हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी है वैन की। तो हमने देखे, मैंने इसका बनेगा, ये क्रेडिट होगा, चूँकि ये क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट एंट्री होगी 4850। और वैन हमने लिखा पर्टिकुलर कॉलम में क्योंकि हमने इनसे वैन परचेज़ की है, वैन डेबिट हुआ था, 14 मई इसकी डेट है। उसके बाद है द फॉलोइंग पेड पोक देयर अकाउंट्स बाय चेक लेस 5% कैश डिस्काउंट। पी मुलन, एफ लेन, जे विल्सन, एफ साइम, इन कस्टमर्स ने पोक को पेमेंट की है, 5% कैश डिस्काउंट लिया है। अब ये कैश डिस्काउंट है, कैश, और एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैश और ट्रेड डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है। ट्रेड डिस्काउंट वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटर नहीं करते, कैश डिस्काउंट को करते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, जब आप किसी से परचेजिंग करने जाते हैं ना, लाइक आपके उसकी अमाउंट है, एक प्राइस है किसी चीज़ की 1000, तो आपको वो 950 का दे देता है, तो वो ट्रेड डिस्काउंट होगा। एट द टाइम ऑफ ट्रेड जब आप उससे डिस्काउंट लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। अब अगर वो आपको ऑन क्रेडिट सेल कर देता, अब ट्रेड डिस्काउंट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटर नहीं होगा। अब 950 का ले आए आप, उसको सिर्फ इनवाइस पे होगा, बिल पे इतनी, या बिल पे लिख दें या ना लिखें, उसकी वहाँ बिल तक, इनवाइस तक की क्लियर होगा, इनवाइस तक की हद तक रहेगा। आगे उसको हम किसी एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या कौन सा डिस्काउंट होता है, आपने किसी से कोई चीज़ ऑन क्रेडिट ली है, अब वो कहे जी आपने मेरा ये 5000 है ना, अगर आप मुझे पेमेंट कर देंगे विदिन 15 डेज़, मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, या आप 30 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे, 1 मंथ के अंदर अंदर, मैं आपको फिर दूंगा 5% डिस्काउंट। मीन के जितने कम दिनों में आप कर देंगे, 15 डेज़ में था 10%, और अगर 30 डेज़ के अंदर अंदर कर देंगे तो मैं आपको 5% दूंगा। मीन कोई भी हो तो हो कि वो टर्म कर दे कि आपने इतने जल्दी पेमेंट करेंगे तो मैं आपको इतने % डिस्काउंट दूंगा। अब वो डिस्काउंट जब आप एट द टाइम ऑफ पेमेंट अगर आप डिस्काउंट लें या किसी को पेमेंट्स किसी से लें, उसको डिस्काउंट अलाउ करें या रिसीव करें, तो वो कैश डिस्काउंट होता है। मीन पेमेंट के वक्त कैश अलाउ करना या रिसीव करना, दैट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो हम इस कैश डिस्काउंट को देखेंगे। 5% कैश डिस्काउंट दिया है पोक ने उनको, अपने कस्टमर्स को। इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये देखें, सेल्स लेजर बनेंगे यहाँ पे इनके। तो पी मुलन को उसने उसका बैलेंस कितना था 140, और उसने कितनी टोटल 140 था, तो इसने कितना 133 क्यों हुआ जी, इसमें चूँकि उसने 5% डिस्काउंट लिया है। 140 का अगर 5% लें तो वो 7 बनेगा, 6 पॉइंट समथिंग बनेगा, 6.5 से ऊपर, तो 7 लिखेंगे। और उसकी नेट अमाउंट ऊपर लिखेंगे बैंक में, चूँकि बैंक उसने 133 नेट अमाउंट पे की है, ना कि 140, और 7 डिस्काउंट दिया, उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक के साथ, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये हमने डिस्काउंट अलाउ किया है। और 133 + 7 ये भी 140, दोनों डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद देखें, ये हमने कैश बुक में भी इसको रिकॉर्ड करेंगे, चूँकि हमें पेमेंट उसने पेमेंट की है। तो यहाँ पे देखें, हमने 5% से उसको 7 डिस्काउंट है उसका 5%, और 140 में से 133 नेट अमाउंट हम रिसीव करेंगे चेक उसका। 133 का चेक रिसीव करेंगे पी मोलन से, उसने एफ पोक ने रिसीव किया। उसके बाद एफ लेन का है। एफ लेन की अमाउंट कितनी थी जी, 310 जो था उसका ओपनिंग बैलेंस था, जो एसेट्स में उसने लिखा हुआ था। एफ लेन भी था उसमें, और एक कस्टमर था, और उसने फिर सेल्स इसको की थी 90 की। टोटल इसकी अमाउंट कितनी थी 400 में उसने 5% डिस्काउंट दिया, 400 का 5% हमारे पास 20 आ गया, 20 डिस्काउंट है, और नेट अमाउंट कितनी बनेगी 380। इसको हम करेंगे रिकॉर्ड 380 नेट अमाउंट, इसका रिसीव करेगा चेक 380 का, और 20 डिस्काउंट में, दोनों को रिकॉर्ड करके टोटल 400 हो जाएगा। इट मीन बैंक डेबिट होगा, साथ डिस्काउंट भी डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड डेबिट इसलिए होता है क्योंकि ये एक्सपेंस होता है। बैंक और डिस्काउंट जो है डेबिट होंगे, 380 बैंक और 20 डिस्काउंट, और क्रेडिट होगा एफ लेन।
यहाँ पे जैसे देखें हमने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमने इससे चेक रिसीव किया है, बैंक कॉलम में करेंगे। 380 का चेक है तो बैंक कॉलम में 380 और 20 डिस्काउंट दिया है तो 5%, तो हम इसको डिस्काउंट वाले कॉलम में 5% करेंगे रिकॉर्ड। उसके बाद है जे विल्सन से हमने अमाउंट रिसीव की है, उसकी अमाउंट कितनी थी 112 की, उसको 112 की सेल्स की थी, उसने 32 की रिटर्न की है। अगर हम इसमें से 112 में से 32 लेस कर दें, ये नीचे आप देख रहे हैं जैसे 80 आ जाएगा, 80 का 5% 4 होगा, 4 डिस्काउंट हो जाएगा 5% जो होगा, और 76 उससे रिसीव करेंगे चेक। तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में 76 और 4 से। ये देखिए 76 को हमने बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया और 4 को 4 पाउंड जो कि 5% है 80 का, उसको रिकॉर्ड किया हमने डिस्काउंट को। आपने हमेशा याद रखना है कैश बुक में हमें नेट अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम में अगर डिस्काउंट देना है तो, ना कि टोटल अमाउंट और डिस्काउंट अलहदा से हम मेंशन करें, बल्कि डिस्काउंट प्लस जो अमाउंट हम करेंगे बैंक कॉलम में, ये दोनों मिला के टोटल अमाउंट होनी चाहिए। जैसे 7 और 133 बनते हैं 140 थी उसकी अमाउंट, तो हमने 7 + 133 टोटल अब बनती है 140। ऐसे 20 और 380 400 बनते हैं। ऐसे 80 अमाउंट थी उसकी 76 हमने चेक लिया है, 4 डिस्काउंट, टोटल 80 बन गया। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से। अब आगे एफ साइम से हमने रिसीव किया है जो कि उसकी सेल्स उसको की थी 208 की और 48 की उसने हमें रिटर्न कर दी थी, और इसकी हमारी नेट अमाउंट बनती है 208 लेस 48, नीचे अगर आप देख रहे हैं = 160 हो जाएगा। उसका 160 का 5% डिस्काउंट होगा, वो कितना बन जाएगा 8 5% डिस्काउंट है, और नेट अमाउंट जो उससे रिसीव करेंगे दैट विल बी 152। अब इसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ये देखें एफ सेम है 152, 160 हमने जो उससे रिसीव करने थे, तो 152 नेट अमाउंट होगा उससे रिसीव करेंगे चेक, और 8 को हम डिस्काउंट में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमने डिस्काउंट अलाउ किया उसको 5%। उसके बाद हमारे गुड्स रिटर्न बाय पोक टू आर फूड, मीन पोक चूँकि ओनर है उसने आर फूड को रिटर्न किया 6 पाउंड की, रिटर्न आउटवर्ड्स होगा, परचेज़ की होती हैं वो रिटर्न करते हैं, उसको रिटर्न आउटवर्ड्स कहते हैं। अब रिटर्न आउटवर्ड्स का फॉर्मेट यही होता है, जैसे डेट है सप्लायर मीन जिससे हमने गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज़ की होती है, नोट नंबर है, और फोलियो और अमाउंट है। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया नोट नंबर होता है, अगर हाँ कस्टमर भेजे अपने सप्लायर को वो डेबिट नोट होता है, अगर सप्लायर भेजे अपने कस्टमर को वो क्रेडिट नोट होता है। यहाँ पे वो नोट नंबर लिखते हैं हम कि आपकी गुड्स वो रिटर्न कर ली गई हैं या मैंने रिटर्न की हैं आपको, वो डेबिट नोट लिखते हैं या क्रेडिट नोट लिखते हैं। फोलियो कॉलम होता है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होते हैं, और अमाउंट इसमें अमाउंट लिखते हैं कितने की रिटर्न की है। यहाँ पे आर फूड को रिटर्न की थी 6 पाउंड्स की, तो आप 3 कॉलम भी इसमें बना सकते हैं, नोट नंबर और फोलियो का कॉलम ना बनाएं, प्रैक्टिकली यूज़ होता है ये। और उसके बाद है 6 टोटल, जो इसकी भी 6 ही थी, रिटर्न आउटवर्ड्स एक ही है इसमें, तो टोटल 6 हो गई। उसके बाद है गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम, गुड्स बाय की हैं परचेज़ की हैं, तो हम परचेज डे बुक में लेके जाएंगे इसको। ये देखें परचेजेस ऑन क्रेडिट, परचेजेस डे बुक में वही परचेजिंग रिकॉर्ड की जाती है जो ऑन क्रेडिट होती है। अब ऑन क्रेडिट हमने एल मोल से रिकॉर्डिंग परचेज़ की है परचेजिंग, तो 183 की 22 मई को, तो डेट लिख दी 22 और 183 इसकी अमाउंट थी। और डब्ल्यू राइट से हम एफ पोक ने परचेजिंग की है, परचेज ऑन क्रेडिट है, तो परचेज डे बुक में होगा ये भी 191 डब्ल्यू राइट, इसकी भी सेम डेट है 22। उसके बाद है द फॉलोइंग अकाउंट्स वर सेटल्ड बाय पोक, पोक ने अपने अकाउंट सेटल किए हैं बाय चेक, चेक से लेस 5% कैश डिस्काउंट, उसने 5% कैश डिस्काउंट भी रिसीव किया है एस फूड से, जे ब्राउन से, आर फूड से। तो हम 1 बाय 1 इनके देखेंगे, ये क्रेडिट होंगे क्योंकि क्रेडिट होगा क्योंकि हमारा बैंक डिक्रीज़ होगा, चेक से पेमेंट की है, तो 5% उसकी हम वो भी कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट जो रिसीव किया है। ये देखें जैसे एस फूड का है,
इसका बैलेंस था 215 और इससे परचेजिंग की थी 145। टोटल हो गई हमारे पास 360 की। तो 360 का हम 5% लेंगे क्योंकि 5% डिस्काउंट है। 360 मल्टीप्लाई 5% 18 होगा इसका डिस्काउंट, और 18 लेस करेंगे 360 में से 342 जो है वो पेमेंट करेंगे, वो पेमेंट करेगा नेट अमाउंट की, और 18 डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे जो कि डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। ये देखें, जैसे 18 डिस्काउंट रिसीव्ड में हमने कॉलम में किया 18, और 342 जो उसने पेमेंट किया नेट एस हुड को, ये 24 डेट है। उसके बाद जे ब्राउन को पेमेंट किया है, उसकी बैलेंस था 640, परचेजिंग उससे कोई नहीं की, यही 640 ही पेमेंट की है, लेकिन इसमें 5% डिस्काउंट भी था जो कि 32 बनता है। 640 मल्टीप्लाई 5% 32, और ये 32 लेस करेंगे 640 में से तो 608 आ जाएगा। 608 नेट पेमेंट की होगी उसने, 608 का चेक दिया होगा, और 32 उसने डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम में रिकॉर्ड किए हैं 32। ये देखें, जैसे 32 हमने डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम में 5% डिस्काउंट था 32, 640 का बनता है 32, और 608 नेट अमाउंट बनती है जो कि उसने चेक उसको पे किया होगा। उसके बाद सेम है, ये परचेजिंग की है आर फुट से 66 की ऑन क्रेडिट, और रिटर्न 6 की है, तो 60 बन गए नेट अमाउंट। 60 की पेमेंट की है उसने, लेकिन 5% कैश रिसीव भी किया, कैश डिस्काउंट रिसीव भी किया, तो जो कि 60 का 5% 3 बनेगा, तो 3 हम डिस्काउंट में लिखेंगे, और बैंक जो है नेट अमाउंट पे की होगी उसने 57 की। ये देखें, जैसे हम कैश बुक में इसको रिकॉर्ड करेंगे 57 और 3 डिस्काउंट है। उसके बाद सैलरीज पे की है चेक से, तो चेक चूँकि सैलरीज पे करेंगे, सैलरीज एक्सपेंस है, और चेक से पेमेंट की है 740 की, तो बैंक डिक्रीज़ होगा, बैंक डिक्रीज़ होगा तो बैंक क्रेडिट होगा, और सैलरीज एक्सपेंस चूँकि डेबिट होगी तो इसको पर्टिकुलर कॉलम में लिख दिया। 27 इसकी डेट थी। उसके बाद अब पेड बिजनेस रेट्स बाय चेक 140, ये बिजनेस रेट्स भी एक्सपेंस होते हैं, तो 140 का चेक पे किया है तो ये बैंक डिक्रीज़ होगा, बैंक डिक्रीज़ होके क्रेडिट हो जाएगा 140 से, और बिजनेस रेट्स चूँकि डेबिट हो रहे हैं पर्टिकुलर कॉलम में लिख देंगे, और 30 उसकी डेट थी। उसके बाद है पेड एबल मोटर्स लिमिटेड आ चेक फॉर 4850, एबल मोटर्स को पेमेंट की है वैन की 4850 की, तो चूँकि पेमेंट की है तो पेमेंट साइड पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और चेक से पेमेंट की है तो बैंक कॉलम में आएगा 4850, तो 31 इसकी डेट थी। एबल मोटर्स चूँकि डेबिट हो रहे हैं अब, तो इसको यहाँ पर्टिकुलर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद एबल मोटर्स में हम रिकॉर्ड करेंगे इसको, एबल मोटर्स डेबिट होंगे, बैंक क्रेडिट था तो बैंक को यहाँ लिख देंगे, और 4850 से डेबिट करेंगे 31 मई डेट। उसके बाद ये दोनों इक्वल हो गए तो हम इसको, डेबिट और क्रेडिट इक्वल हैं तो हमें बैलेंस लेने की ज़रूरत नहीं, 4850। उसके बाद वैन है, वैन का अकाउंट है, जैसे हमने वैन का बैलेंस था 5125 जो कि ऑलरेडी उसके पास थी 1 मई को, और उसने एबल मोटर्स से 4850 की परचेज़ की थी, टोटल 9975 की बन गई, और ये दोनों तरफ टोटल लिखेंगे, और उसके बाद बैलेंस यही आ जाएगा जो राइट साइड पे टोटल हमने लिख दिया डेबिट वाला। उसके बाद है परचेजेस डे बुक, इसको हम परचेजेस डे बुक को कंप्लीट कर चुके हैं, चूँकि इसका अब टोटल आ जाएगा 882 टोटल आ जाएगा। उसके बाद सेल्स डे बुक भी कंप्लीट हो गई थी, इसको हम टोटल ले लेंगे 1106। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड्स भी कंप्लीट हो गई थी, इसका टोटल होगा 80 32 + 48। उसके बाद सेल्स लेजर बनाएंगे, अब हम सेल्स लेजर बनाएंगे उन कस्टमर्स के जिनको हम ऑन क्रेडिट सेल्स कर चुके हैं, उनके 1 बाय 1 हम उनके लेजर बनाएंगे जिसको सेल्स लेजर बोलते हैं। पर्सनल लेजर्स उनके बनाएंगे, उनको सेल्स लेजर बोलते हैं। पी मूलन का बनाएंगे,
इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, अकाउंट्स रिसीवेबल जो था 140, यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट, क्योंकि हमारा ये एसेट है 140, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे इसको। फर्स्ट में बैलेंस BD। उसके बाद है इसने में पेमेंट की है पी मुलन ने 5%, और इसकी पेमेंट ये है 133 पेमेंट थी, उसका 7 डिस्काउंट था 16 मई को, और ये 16 मई की पेमेंट है 133 और 7 उसका डिस्काउंट आ रहा था। और ये हमारे पास दोनों साइड पे इक्वल है, जो कि हमें बैलेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसने हमें टोटली पेमेंट कर दी थी, अपना अकाउंट क्लियर कर दिया था। उसके बाद है हमारे पास F लेन, उसने हमें पेमेंट की थी। F लेन का पहले तो है, इसका था हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल है, चूँकि इसका हमारे पास ओपनिंग बैलेंस भी था पी मुलन, और F लेन का है 310, तो F लेन का अकाउंट बना रहे हैं 310 है, बैलेंस BD इसका 310 होगा। उसके बाद इसकी हमने इसको सेल्स की थी ऑन क्रेडिट 90 की, और ये 90 हम इसको डेबिट करेंगे, सेल्स क्रेडिट होगी, सेल्स इधर लिखेंगे पर्टिकुलर कॉलम में, और 3 मई को सेल्स की थी। उसके बाद इसने हमें पेमेंट की थी 380 की, जिसमें 20 डिस्काउंट भी था, 380 प्लस 20 400 टोटल थी इसकी, और इसमें से 380 हमने इससे रिसीव किया था और 20 इसको डिस्काउंट अलाउ किया था। यहाँ पे जैसे देखें 380 इससे रिसीव किया और 20 इसको डिस्काउंट अलाउ किया है, और इसको टोटल हमारे पास आ जाएगा 400। उसके बाद है जे विल्सन को हमने सेल्स की थी ऑन क्रेडिट 112 की। जे विल्सन चूँकि कस्टमर है, ये डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगी। सेल्स को हमने इसलिए पर्टिकुलर कॉलम में लिखा, जे विल्सन डेबिट रिकॉर्ड किया हमने इसको। और इसकी रिटर्न्स कितनी थी 32 की, और रिटर्न को हमने, क्योंकि जे विल्सन क्रेडिट होगा और रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट होंगी, 32 की, और रिटर्न्स लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड्स या रिटर्न्स लिखते हैं 11 मई को। उसके बाद इसने पेमेंट की थी जे विल्सन ने, टोटली इसने अपना अकाउंट क्लियर किया था। इसमें कितना था, टोटल 80 था, उसमें 76 इसने पे किया था चेक, और 4 उसको हमने डिस्काउंट अलाउ किया था। और ये 76 जो चेक रिसीव किया था बैंक, उसको डेबिट कर दिया, और डिस्काउंट अलाउड को हमने डेबिट कर दिया 4 से, और जे विल्सन को 80 से क्रेडिट कर दिया। ये देखिए हमने 112 दोनों साइड्स पे इक्वल हो गए, डेबिट और क्रेडिट। हमें कोई अब यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें कोई बैलेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टी कोल है, टी कोल की है, इसको सेल्स की हुई है 164 की ऑन क्रेडिट, तो ये 164 से इसको डेबिट करेंगे, सेल्स क्रेडिट हो रही है, क्योंकि सेल्स को यहाँ पे हमने पर्टिकुलर कॉलम में लिख दिया, और 3 मई इसकी डेट थी। उसके बाद टी कोल को हमने एक और सेल्स की है 68 की, जो कि फिर इसी के ही अकाउंट में लिखेंगे, 68 से डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगी 6 मई की। ये हमारे पास 232 आ गया टोटल, दोनों साइड्स पे डेबिट साइड है, क्योंकि क्रेडिट साइड पे 0 है, इसलिए हमें इसको 232 को बैलेंस लेना पड़ेगा, टोटल का टोटल। एफ साइम है, इसको ऑन क्रेडिट सेल्स की थी 208 की, इसको 208 को डेबिट करेंगे, सेल्स क्रेडिट हो रही है, क्योंकि सेल्स को यहाँ लिखेंगे, और 3 मई की ये डेट है, ट्रांजैक्शन डेट है। उसके बाद इसकी रिटर्न्स हैं 48 की, रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट होती हैं, और एफ साइम क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया 48 को, रिटर्न्स को यहाँ लिख दिया, रिटर्न इनवर्ड्स लिखते हैं या रिटर्न्स लिखते हैं 11 मई। उसके बाद एफ साइम ने हमें पेमेंट किया 152 की, 160
के बदले और 8 उसको हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, टोटल 160 हो गए। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने उसको 160 के लिए बैंक है 152 रिसीव किया है, चेक रिसीव किया 152 का और डिस्काउंट दिया उसको 8 पाउंड जो कि 5% था 160 का। दोनों इक्वल हो गए 208 और 208, हमें बैलेंस लेने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद जे एलन है कस्टमर, इसको हमने ऑन क्रेडिट सेल्स की हुई है, सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड है 91 डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगी। 91 को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया और सेल्स क्रेडिट थी, सेल्स को यहाँ पर्टिकुलर कॉलम में लिख दिया। 3 मई की एंट्री है, चूँकि जे एलन डेबिट होगा सेल्स क्रेडिट होगी, जे एलन को इसलिए डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया हुआ। उसके बाद हमारे पास टोटल यही आ जाएगा 91 और दोनों साइड पे लिख देंगे 91 और उससे यही हमें क्रेडिट साइड पे बैलेंस लेने पड़ेगा जो कि डेबिट बैलेंस होगा। उसके बाद पी वाइट है हमारा कस्टमर और इसको हमने सेल्स की हुई ऑन क्रेडिट 242 की और पी वाइट 2 सेल्स होगा, 242 को डेबिट करेंगे, सेल्स क्रेडिट होगी, सेल्स को इसलिए पर्टिकुलर कॉलम में लिख दिया है, 3 मई की ट्रांजैक्शन है। उसके बाद दोनों साइड पे टोटल लेंगे डेबिट, क्योंकि वो 242 आ रहा है इंक्रीज़ कर रहा है, इसी तरह 242 क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। अब क्रेडिट साइड पे हमें बैलेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, एंट्री नहीं है, तो 242 ही बैलेंस होगा टोटल का टोटल। उसके बाद जे फॉक्स है, ये भी कस्टमर है। जे फॉक्स को क्रेडिट सेल्स की हुई है 131 की और ये आ जाएगा 131 डेबिट, जे फॉक्स डेबिट होगा 131 से और सेल्स क्रेडिट होगी, सेल्स इसलिए यहाँ लिख दिया और 3 मई की ट्रांजैक्शन है। उसके बाद हम डेबिट और क्रेडिट साइड पे दोनों को डेबिट वाला बैलेंस ही टोटल, डेबिट वाला टोटल ही क्रेडिट साइड पे लिख देंगे और क्रेडिट साइड पे हम बैलेंस लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस CD 131, चूँकि हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन नहीं है क्रेडिट साइड पे, टोटल ही हमें बैलेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद परचेजेस लेजर बनाएंगे जो कि सप्लायर्स के लेजर हैं, क्रेडिटर्स के हैं, अकाउंट्स पेबल के लेजर्स होते हैं जिनसे हम ऑन क्रेडिट परचेजिंग करते हैं। एस वुड का बनाएंगे, ये कि एस वुड का ओपनिंग बैलेंस भी था 1 मई को 215, इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे चूँकि ये हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, बैलेंस BD 1 मई। उसके बाद एस वुड से हमने परचेजिंग की थी ऑन क्रेडिट 145 की और 145 को क्रेडिट करेंगे, एस वुड क्रेडिट होगा, परचेजेस डेबिट होगी, परचेजेस टू एस वुड क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया और परचेजेस चूँकि डेबिट थी, परचेजेस को यहाँ पर्टिकुलर कॉलम में लिख दिया, 2 मई की ट्रांजैक्शन है। उसके बाद एस वुड को हमने पेमेंट की है 360 की, लेकिन उसमें 18% डिस्काउंट रिसीव किया है जो कि 5% था, 360 का 5% 18 है और नेट अमाउंट उसको पे किया है 342 की। जैसे ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 360 और 360 इक्वल आ रहा है हमारे पास और इसको हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में, क्योंकि ये पेमेंट की है तो पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड हो गया। 342 बैंक में होगा, चेक से पेमेंट किया और 18 डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम में करेंगे क्योंकि डिस्काउंट रिसीव किया है, दोनों मिलके 360 बन जाएंगे, 18 प्लस 342। एस वुड को पेमेंट किया है 24 डेट को। उसके बाद जे ब्राउन का है लेजर, जे ब्राउन का था हमारे पास जो कि अकाउंट पेबल में इसकी ओपनिंग बैलेंस भी था 640 पाउंड्स। उसके बाद इसमें ये देखिए हमारे पास चूँकि ये लाइबिलिटी है हमारी, अकाउंट्स पेबल है 640, इसका जो कि बैलेंस क्रेडिट होगा, बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस 1 मई को। और उसके बाद इसको पेमेंट की है हमने 640 की, जिसमें से 32 हमने इसका डिस्काउंट रिसीव किया, 5% था 640 का और नेट पेमेंट किया इसको, जो चेक इसको पे किया है 608 का। ये देखें यहाँ पे हमारे पास है पेमेंट साइड पे 608 बैंक कॉलम में जो कि नेट अमाउंट पे किया है और 32 डिस्काउंट रिसीव किया है, ये दोनों मिलके हमारे पास 640 बन जाते हैं जे ब्राउन को। उसके बाद जे ब्राउन का ये देखें अकाउंट्स दोनों तरफ
इक्वल हो गया, इसकी कोई बैलेंस नहीं लेना पड़ेगा हमें, क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद आर फुट है जो कि सप्लायर है, इससे हमने परचेजिंग की थी ऑन क्रेडिट 66 की, जो कि क्रेडिट होंगी क्योंकि ये लाइबिलिटी है। परचेजेस टू आर फुट 66 2 मई को। उसके बाद इसको रिटर्न किया है 19 मई को 6 की, और जब रिटर्न करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर फुट टू रिटर्न आउटवर्ड्स, इसको रिटर्न आउटवर्ड्स कहते हैं। 6 डेबिट हो जाएगा, आर फुट डेबिट हो जाएगा और रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट हो जाएंगी। और उसके बाद इसको पेमेंट किया हमने 60 की, जो कि क्योंकि 66 लेस 6 इज़ इक्वल टू 60 बनेंगे, क्योंकि 6 की रिटर्न कर दी थी, 60 अमाउंट थी पेएबल, और इसको हमने इससे 5% डिस्काउंट लेस किया जो कि 3 था, और 57 की नेट अमाउंट पे की है, चेक पे किया है 57 का। जैसे ये देखें हमारे पास, इसको बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 57 को जो नेट अमाउंट पे की है चेक की सूरत में, और 3 डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे आर फुट की। और यहाँ पे आर फुट का अकाउंट हमारे पास है 66 और 66 बोथ डेबिट एंड क्रेडिट विल बी इक्वल। डी मेन, इसको हमने डी मेन से हमने परचेजिंग की थी 206 की, तो क्रेडिट करेंगे क्योंकि परचेजेस टू डी मेन होगा, क्रेडिट होगा क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है। 206 परचेजेस डेबिट हो रही हैं, इसलिए परचेजेस को यहाँ लिखा है 2 मई की डेट है, ये ट्रांजैक्शन है। उसके बाद 206 क्रेडिट साइड पे होगा, उतना ही डेबिट साइड पे ले लेंगे क्योंकि डेबिट साइड पे कोई एंट्री नहीं है, और इतना ही बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड पे जो कि क्रेडिट बैलेंस होगा। उसके बाद डब्ल्यू टोन है, इससे हमने परचेजिंग की थी ऑन क्रेडिट 96 की, 96 क्रेडिट होगा क्योंकि परचेजेस टू डब्ल्यू टोन होगा। डब्ल्यू टोन लाइबिलिटी है, इंक्रीज़ हुई है, क्रेडिट हुई है 96, परचेजेस डेबिट था, परचेजेस को यहाँ पर्टिकुलर कॉलम में लिखा, 2 मई की ट्रांजैक्शन है। उसके बाद 96 हमने क्रेडिट साइड पे था, उसी को डेबिट साइड पे लिख दिया टोटल को ही, और उतना ही हमें बैलेंस लेना पड़ेगा 96 जो कि क्लोजिंग बैलेंस होगा इस लाइबिलिटी का 31 मई को। उसके बाद एल मोल है, एल मोल से कितनी परचेजिंग की हुई है 183 की 22 डेट को, 22 मई परचेजिंग 183। एल मोल क्रेडिट होगा इसलिए क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया, परचेजेस डेबिट थी इसलिए परचेजेस को यहाँ लिखा, और 183 क्रेडिट साइड पे और उसी को ही डेबिट साइड पे लिख दिया टोटल को ही, क्योंकि और ट्रांजैक्शन हमारे पास ना डेबिट है ना क्रेडिट है, और डेबिट साइड पे हमें बैलेंस लेना पड़ेगा 183 का जो कि क्रेडिट बैलेंस होगा लाइबिलिटी का, इस लाइबिलिटी का। डब्ल्यू राइट है, इससे परचेजिंग की थी ऑन क्रेडिट 191 की, और ये 191 क्रेडिट होंगे क्योंकि परचेजेस डेबिट और डब्ल्यू राइट क्रेडिट होगा। डब्ल्यू राइट 191 क्रेडिट करेंगे, परचेजेस यहाँ लिखेंगे क्योंकि डेबिट हो रही हैं, और 2 मई की ट्रांजैक्शन है। और ये देखें हमारे पास 191 क्रेडिट साइड पे और उसी को ही डेबिट साइड पे लिख देंगे टोटल अमाउंट को ही, और हमें बैलेंस भी डेबिट साइड पे ही 191 लेना पड़ेगा 31 मई को क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद सेल्स जनरल लेजर बनाएंगे हम, सबसे पहले सेल्स का बनाएंगे, जितनी टोटल सेल्स होगी सेल्स डे बुक की वो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ये देखिए हमारे पास सेल्स डे बुक की टोटल कितनी है 1106 है, इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 1106 टोटल क्रेडिट सेल्स फॉर द मंथ 2013 मई 31 को रिकॉर्ड करेंगे ये, क्योंकि जितना हमारे पास सेल्स डे बुक में मंथ की सेल्स होगी वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम सेल्स फॉर द मंथ हो, ये फॉर द वीक भी हो सकता है, 15 डेज़ की भी हो सकती है, 1 डे की भी हो सकती है। 1 डे में आपके पास कस्टमर इतने आ गए कि आपने 1 डे की ही करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप क्लोज़ कर देते हैं सेल्स डे बुक को, या वीक के बाद क्लोज़ करते हैं, या आप करते हैं 15 डेज़ के बाद या मंथ के बाद। तो मंथ के बाद तो कम से कम करना पड़ती है 1106 क्रेडिट हो जाएगा टोटल क्रेडिट सेल्स फॉर द मंथ या फॉर द डे। यहाँ पे हम फॉर द मंथ लिखेंगे क्योंकि हमने मंथ की बनाई है।
उसके बाद रिटर्न इनवर्ड्स की बनाएंगे, जनरल लेजर रिटर्न इनवर्ड्स का। तो इसमें फॉर्मेट आप देख रहे हैं, सेम फॉर्मेट्स ही हैं। ये इसकी टोटल होगी, रिटर्न इनवर्ड्स का टोटल है 80, रिटर्न इनवर्ड्स डे बुक का टोटल 80 है। तो ये रिटर्न इनवर्ड में डेबिट होगा, क्योंकि ये सेल्स टर्न है, सेल्स क्रेडिट होती हैं, उसकी रिटर्न्स डेबिट होती हैं, तो ये हमेशा डेबिट होता है, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। इसमें लिख देंगे टोटल फॉर द मंथ, या टोटल क्रेडिट या टोटल रिटर्न इनवर्ड्स फॉर द मंथ। 31 मई को हम लेंगे, ये क्लोज करेंगे 2013, जितनी उसमें ईयर हो और मंथ का एंड। अब परचेज़ का जर्नल लेजर बनाएंगे। परचेज़ टोटल कितनी है, 882 और ये डेबिट होगा, क्योंकि परचेज़ हमेशा डेबिट होती हैं। और 31 मई को हम क्लोज करेंगे टोटल क्रेडिट परचेज़ फॉर द मंथ। और फिर रिटर्न आउटवर्ड्स का बनाएंगे जर्नल लेजर, और इसका टोटल कितना है 6। ये चूँकि क्रेडिट होंगी, क्योंकि ये परचेज़ टर्न है, परचेज़ हमेशा डेबिट होती हैं, उसकी रिटर्न क्रेडिट होती है, तो 6 क्रेडिट होगा टोटल फॉर द मंथ। 31 मई को क्लोज करेंगे एट द एंड ऑफ द डे ऑफ द मंथ। उसके बाद कैश बुक है, हमने कैश बुक में सारी एंट्रीज कर ली हैं, इसको हम अब क्लोज करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हमने इसके जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड। मीन डिस्काउंट अलाउड होगा 39, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा 53। इनको टोटल कर लेंगे, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ बच्चे इसको भी बैलेंस करना शुरू कर देते हैं, इससे इनको बैलेंस नहीं हमने करना। और उसके बाद है हमने कैश कॉलम को करेंगे, दोनों साइड पे कैश कॉलम है, इसको हम करेंगे बैलेंस। हमने देखा डेबिट और क्रेडिट को प्लस करके डेबिट साइड पे 560 आ रहा है और क्रेडिट साइड पे हमारे पास आ रहा है कैश का 60 प्लस 150 210 आ रहा है। चूँकि जो कैश डेबिट साइड का जो कैश ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है डेबिट साइड पे, दोनों अब डेबिट साइड को ही दोनों तरफ लिख देंगे, जैसे 560 और 560। अब कितना बैलेंस लेना पड़ेगा क्रेडिट साइड पे, चूँकि कम अमाउंट है, जितनी कम अमाउंट होगी उसको हम एज अ बैलेंस ले लेंगे। अब 350 और प्लस करें क्रेडिट साइड पे तो 560 बन जाता है, तो हम एज अ बैलेंस इसको ले लेंगे। अब हम बैंक कॉलम को करेंगे। अब इसी तरह हम बैंक कॉलम को बैलेंस करेंगे। जैसे बैंक में हम अगर बैंक में क्रेडिट और डेबिट साइड वाला कॉलम अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, मीन अमाउंट ज़्यादा आ रही है, जो कि है 6981, जबकि क्रेडिट साइड में इससे थोड़ी कम है। तो हम डेबिट साइड वाली अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, जैसे डेबिट में भी वही अमाउंट और क्रेडिट में भी वही अमाउंट, जो कि ज़्यादा आ रही है, अमाउंट जो एक्सीड कर रही है। जैसे यहाँ पे अब जैसे डेबिट साइड में लिखा है 6981 और क्रेडिट साइड पे भी हमने वही अमाउंट लिख दी 6981। अब देखते हैं जितनी अमाउंट कम थी उसको एज अ बैलेंस ले लेंगे क्रेडिट साइड पे। ये देखें यहाँ पे, ये देखें 204 कम था यहाँ पे अमाउंट, तो जो कि हमने इसको एज अ बैलेंस ले लिया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम। अब ये हमारा पास कैश बुक भी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि ये है हमारी टोटल कैश बुक।